हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग जीएस पेपर 3 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में एक टॉपिक आपका है डुअल यूज टेक्नोलॉजी। ओके, जिसमें डुअल यूज़ किसका किया जाता है, जो दो जगह यूज किया जा सकता है, न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसके बारे में हम लोग पूरे तरीके से अध्ययन करेंगे, जानेंगे यहाँ पर नाभिकीय विखंडन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, हम लोग एनएसजी के बारे में जानेंगे और एनपीटी के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यूपीएससी ने किस प्रकार से मेंस में क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से, उसको भी हम लोग देखेंगे। और आपके यूपीपीसीएस में भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले समय में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 2021 में नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड एक क्वेश्चन उसने पूछा था। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिर ये है क्या। ये मटेरियल जो है घटना चक्र से लिया गया है। इंग्लिश मीडियम के लिए इस टॉपिक पर घटना चक्र ने कुछ अच्छा खासा मटेरियल दिया है, और उसके अलावा हमने और भी मटेरियल जो है कि लिए हैं इधर उधर से, गूगल करके इधर उधर से लिया है हमने, और आपके सामने एक बेहतर मटेरियल उपलब्ध होने जा रहा है। और आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का मटेरियल हमने देखा, हमको कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर आप देखें घटना चक्र का जो भी मटेरियल आया हुआ है जीएस पेपर 3 के लिए, अगर आपको बेहतर लगे, वैसे हिंदी मीडियम में बहुत ज़्यादा कुछ दिया गया है, बहुत ज़्यादा में बोरिंग हो जाता है, लेकिन इंग्लिश मीडियम के लिए थोड़ा अच्छा मटेरियल है ये। ओके, और चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, जैसा हमने बताया कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी में तो न्यूक्लियर का उपयोग करके बनाया जाता है परमाणु बम, एटॉमिक बम भी बनाए जाते हैं। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पस के लिए बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो चलिए देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी is the energy produced by nuclear reaction. It is non renewable energy. non renewable energy मतलब एक बार ख़त्म हो जाएगी तो रिन्यू नहीं कर पाएंगे हम लोग। उसी प्रकार से जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्रूड ऑयल वगैरह है, कोयला है, फॉसिल फ्यूल सब कुछ है ना, जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो ये सब एक ना एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जैसे सोलर ओके, सन, जो कि रिन्यूएबल है, हमेशा उपलब्ध रह सकता है। ओके, तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह से होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछे भी गए हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाम से नाभिकीय विखंडन। ठीक है, इसमें टैब में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हाथ रख के इस पर लिख नहीं सकते, पेन को हमें थोड़ा बीच से पकड़ना होता है। तो ये नाभिकीय विखंडन, विखंडन का मतलब कि विखंडित होता है, विखंडन। ऐसे एक नाभिक होगा, मतलब जब हम यूरेनियम लेते हैं तो उसको विखंडित होता है वो दो पार्ट में, जब उस पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे आके। ओके, और न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब कि नाभिकीय संलयन, मतलब दो एटम को एक बड़ा एटम बनाया जाता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। जैसे नाभिकीय संलयन किस में होता है, सन में, सन यानी सूर्य में होता है। ओके, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन परिवर्तित होता है किस में, हीलियम में परिवर्तित होता है, जिसके कारण हमको क्या मिलती है, सन रेज हमारी धरती पर आती हैं। उसको धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 500 सेकेंड का समय लगता है। बिहार पीसीएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो नाभिकीय विखंडन आप समझ गए, नाभिकीय संलयन आप समझ गए। नाभिकीय विखंडन में विखंडित होता है, नाभिकीय संलयन में संलयित होता है, मतलब एक दूसरे से जुड़कर बड़ा नाभिक बनाता है, बड़ा एटम बनता है। ओके, न्यूक्लियर फिजन,
Fission occurs when a neutron hits a larger atom, forcing it to excite and split into two smaller atom. वही चीज़ न्यूट्रॉन जब हिट करता है बड़े एटम को तो वो दो छोटे एटम्स में परिवर्तित होता है. ओके, when each atom splits a tremendous amount of energy is released. जो tremendous amount of energy released होती है तो वही अगर उस एनर्जी को उस न्यूट्रॉन को हम कैप्चर नहीं करेंगे तो क्या होगा, विखंडित होते होते वो एक तरह से विस्फोट हो जाएगा. तो किसका रूप धारण कर लेगा, एक तरह से एटॉमिक बम. जिस प्रकार से बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को. तो याद रहे, तो दो बड़े एटम में टूट जाता है. न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन जो होता है दो प्रकार से होता है. नाभिकीय विखंडन होता है एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है वो होता है एटॉमिक बम का रूप ले लेता है. अनियंत्रित जिस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है तो परमाणु बम बन जाता है. और वहीं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की बात करते हैं तो कंट्रोल वे में इसको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. भारत ने खुद इस प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए अपना 3 स्टेज का न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हैं भारत ने. उसके बारे में भी हम देखेंगे. और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 या फिर 2022 के मेंस में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं. ओके, और पूरी स्टेज के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे. घबराना नहीं, बहुत आराम से. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आनी चाहिए आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि आज हम कुछ सीखेंगे. ये दिमाग में बर्डन लेकर ना चलिए कि लेक्चर बहुत बड़ा है, क्या होगा इस लेक्चर में. कुछ चीज़ें आपको लगता होगा कि हमें कुछ चीज़ें पता हैं, लेकिन आप थोड़ा एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो थोड़ा एकदम फोकस करके ध्यान से सुना करिए. ठीक है, चलिए. तो न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की बात हो रही है. फिजन में, नाभिकीय विखंडन में इन द फिजन प्रोसेस सम एडिशनल न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज्ड. मतलब कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं. दैट कैन इनिशिएट अ चेन रिएक्शन. दिस चेन रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूज एनर्जी. द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर बॉम्ब. न्यूक्लियर एनर्जी फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पज इज जनरेटेड बाय कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन. मतलब न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा. द जनरेटेड न्यूट्रॉन्स आर कंट्रोल थ्रू ए मॉडरेटर लाइक ग्रेफाइट और हैवी वाटर. मॉडरेटर यूज किए जाते हैं, ग्रेफाइट की रॉड यूज की जाती है, हैवी वाटर यानी D2O की खोज कौन किया था इसके बारे में आप कमेंट करिएगा. D2O की खोज कौन किया था इसके बारे में कमेंट करिएगा. साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि D2O जो है इस पे ये कितने टेम्परेचर पर, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जम जाता है. ओके, ठीक है. और हैवी वाटर के भारत में कई जगह प्लांट्स भी लगे हुए हैं. भारत के पास हैवी वाटर के प्लांट है तो भारत प्रोड्यूस करता है. भारत एक्सपोर्ट भी करता है, हैवी वाटर का एक्सपोर्ट भी करता है अदर कंट्रीज़ में. ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा. क्वेश्चन यहाँ से कई बार प्री वगैरह में पूछे गए. तो यानी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मॉडरेटर यूज किए जाते हैं, ग्रेफाइट और हैवी वाटर यूज किए जाते हैं. द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज यूटिलाइज टू वेपराइज द वाटर. जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में, उसको वेपराइज करने के लिए, वाटर को वेपर बनाने के लिए, भाप बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है. एंड रन द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. वही भाप जो होती है टरबाइन को रन करती है और क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ओके, ठीक है. यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर फिजन reaction in nuclear power reactors because they are easy to initiate and control. The energy released by fission in these reactors heat up water into steam. The steam is used to spin a turbine to produce carbon free electricity. Okay, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आप थोड़ा सा फिर से पीछे जाइएगा, फिर से सुनिएगा एक बार, और अच्छे से समझ में आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर नाभिकीय विखंडन की अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के बारे में पूरा डायग्राम है. नाभिकीय विखंडन यहाँ पर देखिए, यूरेनियम 235 92 यूरेनियम 235 बोला जाता है, यहाँ पर 236 लिखा है. 92 यूरेनियम 235 पर जब एक न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो वो 2 पार्ट में टूटता है. ओके, फिर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं.
3 न्यूट्रॉन और एक्स्ट्रा निकलते हैं। अब ये फिर टूटता है, ये आगे फिर 2 भागों में टूटता है। देखिए यहाँ पर 2 भागों में फिर ये टूटता है। अगली प्रक्रिया यहाँ पर देखिए, ये फिर 2 भागों में टूटता है, फिर आगे ऐसे बढ़ता ही जाता है। ये प्रक्रिया बढ़ती जाती है और एक तरह से पूरी तरीके से विस्फोट हो जाता है। और विस्फोट जब होता है तो क्या होगा, विस्फोट होगा तो एटॉमिक बम, परमाणु बम का रूप धारण कर लेगा वो, और इस विस्फोट में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और यहीं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की कंट्रोल चेन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि इन न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो न्यूट्रॉन क्या करता है, एक पार्ट को तोड़ता है, 2 भागों में फिर कंट्रोल कर लिया जाता है। तो मतलब एक तरह से चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार से ऐसा ना हो कि परमाणु बम की तरह एक साथ फट जाए पूरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर यही सब। तो इसीलिए तो ग्रेफाइट और हैवी वाटर, ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर यूज किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रेफाइट की छड़ें यूज की जाती हैं, हैवी वाटर भारी जल का प्रयोग किया जाता है इनको कंट्रोल्ड वे में, जैसे कुदानकुलम में है भारत में। सब चीज़ें अभी हम देखेंगे आगे, बहुत आसानी के साथ चलते रहिए। न्यूक्लियर फ्यूज़न की अगर हम बात करें, अभी हम फ्यूज़न नाभिकीय विखंडन की बात कर रहे थे, अब हम नाभिकीय संलयन की बात कर रहे हैं। नाभिकीय संलयन क्या होता है, फ्यूज़न अकर्स व्हेन 2 एटम्स स्लैम टुगेदर, 2 एक साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म अ हैवियर एटम, हैवी एटम बनता है। लाइक व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम्स यूज टू फॉर्म 1 हीलियम एटम, 2 हाइड्रोजन जब मिलते हैं तो क्या होता है, हीलियम एटम बनता है, हीलियम। और यही क्या है, सोर्स है सन की ऊर्जा का, सूर्य की ऊर्जा का यही स्रोत है। फ्यूजन प्रोसेस पावर्स द सन एंड क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन फिजन। इट आल्सो डज नॉट प्रोड्यूस हाईली रेडियो एक्टिव फिजन प्रोडक्ट्स। फिजन में जो होता है नाभिकीय विखंडन में रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती, लेकिन फ्यूजन में ये सब रेज नहीं निकलती हैं। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नीडेड टू ज्वाइन द न्यूक्लियस टुगेदर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है कि 2 एटम को एक साथ जोड़ने के लिए, 2 एटम को एक साथ जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ओके, दस जनरली फिजन एनर्जी इज यूज टू पावर द फ्यूजन रिएक्शन। फिजन एनर्जी इज यूज टू पावर द फ्यूजन रिएक्शन। फिजन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी को यूज करके क्या किया जाता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कराई जाती है और 2 एटम को जोड़ के एक बनाया जाता है। ठीक है, फिजन एनर्जी को यूज करके फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है, 2 एटम को जोड़ के एक एटम बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ पर देखिए, जैसा हम बता रहे हैं कि फिजन में क्या होता है, ये टूटता है 2 भागों में। फिजन में, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दोनों को जोड़ के एक बनाया जाता है। ज्वाइंस 2 or more lighter atoms into a larger one। आप लोग ITER के बारे में कमेंट करिएगा, इसके बारे में पढ़िएगा, आखिर क्या है, 2 लाइन कमेंट करिएगा। टोकामैक ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ITER ज़रूर पढ़िएगा, यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी भी है, यूपीपीसीएस भी शायद इस पर क्वेश्चन पूछा है। अगर नहीं पूछा होगा तो ज़रूर पूछेगा आने वाले समय में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं आपको। चलिए, अब भारत के 3 स्टेज का प्रोग्राम है, इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, 3 स्टेज का है। किस प्रकार से तीनों स्टेज के द्वारा भारत न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, सर्च करिएगा गूगल पे और उसके बारे में पढ़िएगा, उनके बारे में पढ़िएगा। ओके, 3 स्टेज का भारत के पास पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देखिए पहला स्टेज यहाँ से यहाँ तक चलता है, पहला स्टेज। दूसरा स्टेज आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, दूसरा स्टेज है, और ये तीसरा स्टेज है। और तीनों स्टेज में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तीनों स्टेज में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए कि भारत न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है और ना ही भारत NPT का मेंबर है। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी दोनों का मेंबर भारत नहीं है। ठीक है, तो 3 स्टेज प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं, और NPT और NSG के बारे में हम लोग अभी देखेंगे आगे। आज पूरा क्लियर किया जाएगा इसे। पहली स्टेज में आप देख रहे हैं कि PHWR रिएक्टर यूज किया जा रहा है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज किया जा रहा है, और यहाँ पर भी थोरियम यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल पावर प्रोग्राम। यहाँ पर तीसरा में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर।
देखिए PHWR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, AHWR एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर। पहली स्टेज में ये, दूसरी स्टेज में ये, तीसरी स्टेज में ये। अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाने पड़ेंगे। पहले स्टेज में नेचुरल यूरेनियम को हम लोग लेते हैं, यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। और हमें क्या प्राप्त होता है, डिप्लेटेड यूरेनियम और प्लूटोनियम हमें प्राप्त होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है पहली स्टेज में, ठीक है। अब प्लूटोनियम दूसरी स्टेज के लिए क्या फ्यूल का काम करता है। प्लूटोनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, जो प्लूटोनियम पहली स्टेज में हमें प्राप्त होता है। ओके, प्लूटोनियम हाईली फिजाइल होता है, नेचुरल यूरेनियम से ज़्यादा फिजाइल होता है। ओके, उसकी एफिशिएंसी मतलब कि पावर प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेज में हमने प्लूटोनियम के द्वारा को फ्यूल के तौर पे यूज किया। एक्सपेंडिंग पावर प्रोग्राम बिल्डिंग यूरेनियम 233 इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए प्लूटोनियम को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, हम थोरियम को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और हमें प्राप्त क्या होता है, यूरेनियम 233। पहली स्टेज में हमको प्लूटोनियम प्राप्त हुआ, दूसरी स्टेज में हमें यूरेनियम 233 प्राप्त हुआ। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। अब तीसरी स्टेज में इस यूरेनियम 233 का और थोरियम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूरेनियम 233 को फ्यूल के तौर पर यूज कर रहे हैं और हमें यूरेनियम 233 प्राप्त भी होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त होती है। इस प्रकार से पूरा भारत का प्रोसेस चलता है, ठीक है। पहली स्टेज में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरी में फास्ट ब्रीडर थर्मल रिएक्टर और तीसरी में एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर यूज कर रहे हैं। पहली स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के तौर पर यूज कर रहे हैं, हमको प्लूटोनियम प्राप्त हो रहा है। इस प्लूटोनियम को थोरियम के साथ यूज करके हम दूसरी स्टेज में यूज करते हैं ईंधन के रूप में, तो हमें यूरेनियम 233 भी प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त होती है। फिर हम यूरेनियम 233 साथ में थोरियम को भी यूज करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यूरेनियम 233 प्राप्त होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्राप्त होती है। ये थ्री स्टेज का इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो इंडिजिनियसली भारत के द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया ये प्रोग्राम है। ओके, इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर वही चीज़ है। स्टेज 1 हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस प्लूटोनियम, पहले में प्लूटोनियम प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरे में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है फ्यूल्ड बाय मिक्स ऑफ प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम विद सफिशिएंट स्टॉक। थोरियम इज इंट्रोड्यूस्ड टू कन्वर्ट इट इनटू यूरेनियम 233। यूरेनियम 233 यहाँ पर प्रोड्यूस भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है। तीसरी में क्या है, यूरेनियम 233 फ्यूल मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स द रिएक्टर थोरियम ट्रांसमिट्स टू यूरेनियम 233 विच पावर्स द रिएक्टर, ठीक है। तो ये तीसरी स्टेज में भी हमें यूरेनियम 233 प्राप्त होता है। पूरे तरीके से ये प्रोसेस चलता है और तीनों स्टेज में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई हैं फिर से एक बार पीछे चले जाइएगा। आप हो सके तो इसका नोट्स बना लीजिए, और आप नोट्स बनाएंगे जिस प्रकार से बताया जा रहा है तो आपका नोट्स हो सकता है एक ही पेज में सिमट के रह जाए, और उतना ही बहुत ज़रूरी है। आप अपने शब्दों में बहुत चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 स्टेज का भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में देख लिया। अब हम यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ थोरियम डिपॉजिट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि भारत किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, किसका कितना शेयर है, तो इसको देख लेते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 28/2/2021 का डेटा है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का डेटा है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर के द्वारा भारत में सिर्फ 1.8% एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। कितनी? 1.8% एनर्जी प्रोड्यूस होती है भारत में। रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा सोलर पैनल का प्रयोग करके सोलर एनर्जी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सोलर का यूज करके 24.5% एनर्जी भारत में लगभग 25% प्रोड्यूस हो रही है। ओके, बाकी जो है कि थर्मल रिएक्टर हैं, कोल, लिग्नाइट, गैस, डीजल के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। याद रहे न्यूक्लियर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 1.8% जो हमारी डिमांड है उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है भारत में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने डेटा देखा। अब हम देखते हैं इधर कुछ क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने कि गिव एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के क्या एडवांटेज हैं भारत में जो भारत यूज करता है, ठीक है। तो चलिए, इंडियाज़ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, 3 स्टेज का पावर प्रोग्राम है। इंडिया इज़ अ पावर डेफिसिट कंट्री,
Due to advantage mentioned above, India wants to increase the share of nuclear power in its total power capacity as it is currently at 1.8%, सिर्फ 1.8% प्रोड्यूस करता है भारत, जो टोटल पावर प्रोड्यूस होता है भारत में। फॉर इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बिल्ट इन 1956, अप्सरा जो पहला बना था, अप्सरा पहला बना था 1956 में, सप्लाइड बाय द यूके, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वो सप्लाई बिल्ट इन 1956, फ्यूल सप्लाइड बाय द यूके, फ्यूल किसके द्वारा दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इंडिया हैज़ अ मेकर 1.2% रिजर्व ऑफ यूरेनियम, 102% ही रिजर्व भारत के पास। द ओनली नेचुरली अकरिंग फिजाइल एलिमेंट दैट कैन बी डायरेक्टली यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू न्यूक्लियर फिजन। However, India however has nearly a third of the entire world thorium, थर्ड ऑफ द इंटायर वर्ल्ड थोरियम, भारत के पास थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। विच इज़ अ फर्टाइल एलिमेंट बट कैन नॉट बी यूज एज फ्यूल सो नीड्स टू बी फर्स्ट कन्वर्टेड टू फिजाइल मटेरियल। पहले तो उसको थोरियम को जो होता है 232 कहते हैं, थोरियम 232 232 उसको यूरेनियम परिवर्तित किया जाता है। जैसा आपने अभी देखा है कि 3 स्टेज में यही सब हो रहा है इन रिएक्टर, जो भारत के 3 स्टेज प्रोग्राम है। तो ये सब ध्यान में रख कर कि भारत के पास थोरियम का रिजर्व सर्वाधिक है, भारत एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं है कि हमको न्यूक्लियर प्राप्त हो, ओके, थोरियम वगैरह यूरेनियम वगैरह हमें प्राप्त हो, एनएसजी का मेंबर नहीं है, एनएसजी और एनपीटी का मेंबर नहीं है, इसलिए हमको थोरियम नहीं मिल पाता, यूरेनियम नहीं प्राप्त हो पाता है ज़्यादा मात्रा में। भारत कुछ ही देशों से यूरेनियम प्राप्त करता है, जैसे कनाडा से प्राप्त करता है, ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त करता है। उसके अलावा यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भारत की साइन हुई है, जिसको 1, 2, 3 एग्रीमेंट कहा जाता है, उसको भी हम आगे देखेंगे, ओके। तो भारत इसीलिए 3 स्टेज प्रोग्राम यूज करता है। फर्स्ट फार्मुलेटेड बाय डॉक्टर होमी जे भाभा इन 1950 इज़ बेसिकली ए स्ट्रेटजी टूवर्ड्स यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन इंडिया, जो बहुत ज़्यादा थोरियम का रिजर्व भारत में है, इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम 1950 में होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। अब थोरियम डिपॉजिट्स की बात करें, भारत में कहाँ कहाँ है, उड़ीसा में सब है, और उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, तमिलनाडु में है, फिर केरला में है, वेस्ट बंगाल, झारखंड में, इस प्रकार के थोरियम भारत में, थोरियम के रिजर्व भारत में हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये सब ठीक है। न्यूक्लियर पावर इन इंडिया हैज़ ए लार्जली इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जैसा हम बता रहे हैं कि भारत के द्वारा खुद का बनाया हुआ प्रोग्राम है। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू ग्रोइंग इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी एज पार्ट ऑफ इट्स मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, okay. The government has set ambitious target to grow nuclear capacity because India is outside the nuclear NPT due to its weapon program। NPT के बाहर है भारत क्योंकि इसके वेपन्स प्रोग्राम की वजह से। It was 34 years excluded from the trade in nuclear plant and materials which hampered its development of civil nuclear energy until 2009 तक भारत को इसकी वजह से बहुत समस्याएं हुई। 34 साल तक NPT वगैरह का मेंबर नहीं था, इसलिए यहाँ पर देखिए भारत में 23 ऑपरेबल रिएक्टर्स हैं। वर्तमान समय में 23 ऑपरेबल रिएक्टर्स हैं जहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 6 और अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर्स हैं, 6 अंडर कंस्ट्रक्शन, तो 23 ऑपरेट कर रहे हैं और 6 कंस्ट्रक्शन में है, बन रहे हैं भारत में। न्यूक्लियर एनर्जी के प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं, मतलब इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम प्रोड्यूस करना चाहें तो इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। ये कहते हैं कि लो कॉस्ट एनर्जी एज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, बहुत थोड़े से अमाउंट, जो बहुत थोड़ी मात्रा में फ्यूल अगर प्राप्त होगा, ईंधन प्राप्त होगा, न्यूक्लियर ईंधन, तो हम उसके द्वारा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वंस रिएक्टर्स आर स्टेटअप दे हैव लो ऑपरेटिंग कास्ट, ओके, ऑपरेटिंग कास्ट भी उसकी लो होगी। अब कह रहे हैं कि लो एनर्जी एज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल, ओके, और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन इसका कॉन्स क्या हो सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एज अ माइनिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल इज इन्वॉल्व, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। चेरनोबिल एक्सीडेंट आपको पता होगा, चेरनोबिल एक्सीडेंट, ओके, ये चेरनोबिल एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में आप लोग कमेंट करिएगा। रिलायबल पावर सोर्स एज इट कैन प्रोड्यूस पावर एट एनी टाइम एंड continuously as long as fuels are supplied unlike solar power which is weather dependent, हमेशा इससे
प्रोड्यूस किया जा सकता है एनर्जी। सोलर की अगर हम बात करें तो वेदर डिपेंडेंट होती है, और ऊपर से दिन में सोलर एनर्जी प्राप्त होती है, रात में नहीं प्राप्त होती है। और लेकिन ये क्या है, कॉन्स क्या है कि वाटर इंटेंसिव है, एज इट इज़ बॉयल टू रन द टरबाइन। वाटर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसमें, वही ना, पानी को भाप बनाया जाता है, वेपराइज किया जाता है। ओके, जीरो कार्बन इमिशंस एज देयर आर नो फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग इन वर्ल्ड। जीरो कार्बन इमिशन होता है इसका। रिस्क ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट लाइक फुकुशिमा डिजास्टर और चेरनोबिल एक्सीडेंट। चेरनोबिल एक्सीडेंट कमेंट करिएगा कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में कमेंट करिएगा। प्रॉमिसिंग एनर्जी फ्यूचर आफ्टर यूटिलाइजिंग द अबंडेंट अमाउंट ऑफ थोरियम रिजर्व। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह निकलते हैं। हाई एनर्जी डेंसिटी, थोड़े से मटेरियल में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि अरे मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, झोला लेके निकल लूँगा। मान लीजिए कनाडा गए झोला लेके, 2 kg यूरेनियम लेके चले आए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगी, 2 kg यूरेनियम लेके चले आए। ऐसा लिखिएगा मत एग्ज़ाम में कि मोदी जी गए थे अमेरिका गए थे या फिर कनाडा गए थे तो वहाँ से यूरेनियम 2 kg बैग में भर के लाए, ऐसा कुछ मत लिखिएगा, बस ऐसे ही फन के लिए, मजाक के लिए। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज नॉन फ्यूल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एन एस्टिमेट सेज दैट ओनली 200 ईयर्स वर्थ ऑफ यूरेनियम अवेलेबल। 200 साल तक यूरेनियम अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, इसलिए इस पर डिपेंड रहना बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इतना पैसा लगा के अगर हम रिएक्टर्स वगैरह बना रहे हैं तो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा कि सोलर एनर्जी के प्रति हम लोग आगे बढ़े, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ आगे बढ़े। तो ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब बात करेंगे NPT और NSG की। NPT क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब कि प्रोलिफर मतलब नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब कि न्यूक्लियर के प्रोग्राम्स जो हैं, न्यूक्लियर वगैरह, इसके वेपनाइजेशन जो हो रहा है वो आगे और न बढ़े, इसलिए NPT आई। द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और NPT इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी हुज ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड वेपन्स टेक्नोलॉजी, spread of nuclear weapons and weapons technology, to promote cooperation for the peaceful use of nuclear energy and to further the goal of achieving nuclear disarmament. Okay, achieving nuclear disarmament. The treaty represents the only binding commitment in a multilateral treaty to the goal of disarmament by the nuclear weapon states. The treaty entered into force in 1970 1970 में. A total of 191 states has joined the treaty, including the 5 nuclear weapons states. In May 1995, the treaty was extended indefinitely. This meant there is no time bound goal of nuclear disarmament. कोई टाइम बाउंड गोल नहीं कि न्यूक्लियर का डिसआर्मामेंट किया जाए। ओके, और टू फर्दर द गोल ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन and as a confidence building measure between states, the treaty establishes a safeguard system under the responsibility of the IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA के बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा, IAEA कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियर पावर स्टेट इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान इसके मेंबर नहीं हैं। कई बार लोग कह रहे थे कि UPSC इस क्वेश्चन को पूछेगा कि कौन कौन से देश हैं जो NPT के मेंबर नहीं हैं, तो इंडिया नहीं है, इजराइल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, साउथ सूडान इसके मेंबर नहीं हैं। ओके, ये 4 देश जो हैं कि इसके मेंबर नहीं थे, और क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से ऐसे देश हैं जो कभी भी NPT के मेंबर नहीं रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था फिर उसके बाद उससे बाहर हो गए। अब भारत क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है, NPT और NSG के बारे में अभी देखते हैं। भारत क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब कि क्या करती है, भेदभाव करती है। ट्रीटी कैसे भेदभाव करती है, ट्रीटी का सीधा कहना है कि P5 नेशंस जो हैं वो अपना न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं। ये P5 नेशन जो हैं, जो अस्थाई मेंबर हैं किसके, UN के जो सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई मेंबर्स हैं। ओके, ये लोग प्रोलिफरेशन कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर वेपन अपने यहाँ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे USA, UK, रसिया, चाइना और फ्रांस, ये लोग बढ़ा सकते हैं। तो भारत कहता है कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, हम भैया इधर
हमारे देश के लोग चाहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, इन सब के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और आप हमसे ये चाहते हैं कि मतलब हम साइन कर लें इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस के द्वारा, जिसमें P5 नेशंस जो है कि अपना वेपन्स बना सकते हैं और इनकी हेजिमनी रहे, हमेशा दादागिरी इनकी चलती रहे। तो भारत इसलिए नहीं ज्वाइन किया क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन नहीं कितना बढ़ा सकते हैं ये लोग, P5 नेशंस जो हैं। ओके, दूसरी चीज़ है यहाँ पर, कहाँ चली गई, हाँ, पहली चीज़ तो कि आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ यहाँ पर PPT में आया नहीं, रुकिए हम देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, और भी पॉइंट्स है। डिस्क्रिमिनेटरी दूसरी चीज़ है नो टाइम बाउंड, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि कब तक न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होगा, कोई टाइम बाउंड नहीं है। दूसरी चीज़ है कि नो टाइम बाउंड, क्या है, नो टाइम बाउंड, कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है। ओके, तीसरी चीज़ है कि आसानी से, इजी विथड्रॉल, आसानी से इस ट्रीटी के द्वारा, इस ट्रीटी से लोग निकल सकते हैं, देश निकल सकते हैं। ओके, और बहुत वीक फंक्शनिंग है। वीक फंक्शनिंग का मतलब कि अकॉर्डिंग टू द NPT ऑल द सिविल न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट हैव टू बी ब्रॉट अंडर द सर्वेलेंस, सब कुछ उसके सर्वेलेंस के अंदर लाना होगा। जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के चल रहे हैं या किसी देश के हैं तो उसके अंदर लाना होगा। लेकिन इसका आपको ईरान की न्यूक्लियर ड्रिल के बारे में पता होगा, तो इसका जो है कि मिसयूज हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं NPT में। अब हम NPT और NSG के बारे में डिटेल्स में देखते हैं, डिटेल में पूरा। NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, हिंदी में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1970 में लागू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना था। भारत के अलावा पाकिस्तान और इजराइल ने भी NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि NPT परमाणु हथियार राज्यों को परिभाषित करता है, जैसे जिन्होंने 1967 से पहले उपकरणों का परीक्षण किया था, जिसका अर्थ है कि भारत कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी एक नहीं हो सकता। नंबर 2, निरस्त्रीकरण के लिए किसी निश्चित समय सीमा का उल्लेख नहीं किया है। तीसरी चीज़ है NPT अनुचित संधि है क्योंकि परमाणु हथियार वाले राज्यों पर उन्हें छोड़ने का कोई दायित्व नहीं है, जबकि गैर परमाणु राज्यों को उन्हें रखने की अनुमति नहीं है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा नाम से 1974 में किया था। परमाणु शक्तियों को विश्वास था कि परमाणु अप्रसार संधि NPT अकेले परमाणु हथियारों के प्रसार को नहीं रोकेगी। नतीजतन 1974 में NSG का गठन किया गया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया गया। NSG के मौजूदा दिशा निर्देशों में कहा गया है कि एक गैर NPT राज्य NSG का सदस्य नहीं बन सकता जो भारत को समूह से बाहर रखता है। क्या कह रहे हैं कि एक गैर NPT राज्य NSG का सदस्य नहीं बन सकता जो भारत को समूह से बाहर रखता है। कि NPT पहले आया, अब बाद में लोग NSG लेके आ गए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। तो NSG यहाँ पर लिखा गया, NSG के मौजूदा दिशा निर्देशों में कहा गया कि गैर NPT राज्य जो NPT नहीं साइन किया वो NSG का मेंबर नहीं हो सकता है। ओके, 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किया। ऑपरेशन शक्ति, पहला स्माइलिंग बुद्धा। भारत परमाणु परीक्षण पर स्वैच्छिक एक तरफा रोक के लिए प्रतिबद्ध है। इसने मजबूत परमाणु निर्यात नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक उपाय किए हैं। हालांकि पश्चिमी देशों, वेस्टर्न कंट्रीज, विशेषकर अमेरिका द्वारा भारत पर नए प्रतिबंध लगाए गए थे। 2005 से पहले की अवधि में NSG ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए ईंधन से इनकार किया, जबकि अमेरिका ने रूस से क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण रोकने के लिए MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम प्रावधानों का इस्तेमाल किया। MTCR के बारे में भी आपको जानना जरूरी है, पढ़िएगा। भारत को अंततः कुछ राहत मिली जब अमेरिका ने 2008 में भारत के साथ असैन्य परमाणु समझौते पर सहमति व्यक्त की। 2008 में, ओके, याद रखिएगा, 2008 में जब असैन्य परमाणु समझौते पर सहमति व्यक्त की अमेरिका ने, जिसको 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत भारत ने एक नागरिक सैन्य पृथक्करण योजना और भारत IAEA सुरक्षा समझौते पर सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। बदले में अमेरिकी कूटनीति में हमें NSG से छूट दिलाने में मदद की अमेरिका ने। नवंबर 2010 में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत की भागीदारी के लिए चरणबद्ध तरीके से और प्रोत्साहित करने के लिए अमेरिकी समर्थन की घोषणा की।
उस अंत तक शासन भागीदारी मानदंड का विकास इन शासनों के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने के अनुरूप। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जैसे वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एमटीसीआर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें और क्लियर होंगी इससे रिलेटेड, और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एनपीटी एनएसजी के बारे में आपको समझ में आ गया। आगे कुछ चीज़ें हैं। भारत ने यह कहते हुए एक औपचारिक प्रतिज्ञा ली है कि वह संवेदनशील परमाणु प्रौद्योगिकी या सामग्री को दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा और परमाणु हथियारों के परीक्षण पर अपनी स्वैच्छिक रोक को बरकरार रखेगा, जिसके कारण एनएसजी में भाग लेने वाले सरकारें भारत को उसके मौजूदा नियमों से स्वच्छ छूट देने के सहमत हुई, जो एक ऐसे देश के साथ परमाणु व्यापार को मना करती हैं जिसने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकियों प्राप्त करने के योग्य बना दिया, जिसका उपयोग यूरेनियम को समृद्ध करने और प्लूटोनियम को पुनः संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। इससे भारत को काफ़ी मदद मिली। हालांकि एनएसजी समूह से बाहर होने के कारण भारत अभी भी नवीनतम तकनीकों से बाहर है, क्योंकि यह एनएसजी सदस्य है जिनके पास नवीनतम सबसे कुशल तकनीक है, अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर्स हैं। ठीक है, भारत तो कुछ देशों के साथ एग्रीमेंट करके यूरेनियम वगैरह सिर्फ प्राप्त कर रहा है, जैसे कि भारत कनाडा के साथ कर रहा है, यूएसए से प्राप्त कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ प्राप्त कर रहा है। ओके, एमटीसीआर का मेंबर अभी जल्दी बना है भारत, 2017 मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का मेंबर बना है। ओके, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इन सब का बारे में आप लोग पढ़िएगा। 2016 में भारत ने एनएसजी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था। पाकिस्तान और नामीबिया ने इसका अनुसरण किया। नामीबिया ने स्वीट का अनुसरण किया। शॉर्ट कमिंग्स के बारे में हमने देख लिया एनएसजी के बारे में, और एनएसजी में वर्तमान समय में 48 कंट्री हैं, और भारत इंडिया हैज़ अप्लाइड। 2016 में भारत ने अप्लाई किया था, लेकिन भारत को इसका मेंबर बनने से पहले ही चाइना वगैरह जो है इसका अपोज कर रहे हैं कि चाइना स्टैंड इज़ दैट इफ़ इंडिया कैन ज्वाइन देन पाकिस्तान शुड आल्सो बी अलाउड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स टू ज्वाइन द एनएसजी। जब इंडिया ज्वाइन कर सकता है तो पाकिस्तान को भी ज्वाइन करो। और दूसरी चीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड और अदर अपोजिंग इंडियन मेंबरशिप ऑफ एनएसजी ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू एनपीटी। एनपीटी का मेंबर नहीं है तो कैसे एनएसजी में हो सकता है। हाउएवर, most of the P5 except China support India in its bid for NSG। ठीक है, P5 में चाइना को छोड़ के और कंट्री जो भारत को कहते हैं कि एनएसजी का मेंबर हो सकता है। भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें साफ साफ कहा गया है कि नो फर्स्ट यूज, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, भारत की जो पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज, हम कभी भी किसी देश पर पहले यूज नहीं करेंगे एटॉमिक बॉम्ब का। हम यूज करेंगे जब कोई हमारे ऊपर यूज कर देगा, तब हम छोड़ेंगे नहीं उसको। ठीक है, हम पहले नहीं यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर यूज किया तो हम ज़रूर यूज करेंगे। ये भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की। अगर भारत एनएसजी का मेंबर हो जाता है तो उसकी बेनिफिट्स क्या मिलेंगे भारत को। एडवांस टेक्नोलॉजी भारत को प्राप्त होंगी इससे रिलेटेड, है ना, और बेटर एक्सेस टू न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम। इफ़ इंडिया गेट एनएसजी मेंबरशिप इट कैन एक्सेस यूरेनियम फ्रॉम नामीबिया वगैरह से भारत यूरेनियम प्राप्त कर सकेगा। यूरेनियम की जब उपलब्धता ज़्यादा होगी भारत में तो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स और जो है कि रिएक्टर्स वगैरह बनाए जाएंगे, जगह जगह पर न्यूक्लियर के प्लांट लगेंगे, तो जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से भारत में हर जगह प्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन यूरेनियम प्राप्त नहीं करता है भारत नामीबिया और इन सब कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ पर पेलिनडाबा ट्रीटी है, अफ्रीकन वर्जन ऑफ एनपीटी है, पेलिनडाबा ट्रीटी, और उसमें कहा गया है कि भारत जब तक एनएसजी वगैरह का जो कंट्री होगी मेंबर होंगी, वही पेलिनडाबा ट्रीटी में आगे बढ़ेंगी और उनको प्राप्त होगा यूरेनियम नामीबिया वगैरह से। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनएसजी मेंबरशिप अलाउ एक्सेस टू कटिंग एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विच कैन इम्प्रूव इंडियाज न्यूक्लियर इक्विपमेंट प्रोडक्शन। दिस कैन बी सोल्ड टू द अदर नेशंस एंड कैन बी ए कमर्शियली बी यूजफुल। इट विल बूस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब मेंबर हो जाएगा तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। एनएसजी मेंबर्स नेशंस विल प्रोवाइड इंडिया state of the art technology which will help in producing power efficiency, thus reducing the burden of import of fossil fuel। हम कम इंपोर्ट करेंगे ना
फॉसिल फ्यूल, अगर हमें जैसे कि अलग कोल वगैरह हम कम इंपोर्ट करेंगे, जब हमें न्यूक्लियर मिल जाएगा तो कोयले वगैरह पे हमारी डिपेंडेंसी कुछ कम होंगी। ओके, चाइना एन एनएसजी मेंबर इज ऑब्स्ट्रक्टिंग इंडियाज एनर्जी मेंबरशिप, ये सब चीज़ें हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एनएसजी क्या है, एनपीटी क्या है। यहाँ पर हमने पेलिंडाबा ट्रीटी की भी बात करी थी कि है अभी अफ्रीकन वर्जन ऑफ एनपीटी है ना, पेलिंडाबा ट्रीटी। हमने और भी चीज़ें बताई आपको कि वासेनार अरेंजमेंट क्या है, वासेनार अरेंजमेंट क्या है, आप इसको पढ़िएगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। हमने आपको बताया कि ITER के बारे में पढ़िएगा, और टोका मैक क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़िएगा। ये सब चीज़ें हमने आपसे कहा अभी। उसके अलावा NSG NPT यहाँ पर डिस्कस हो ही गया, NSG एंड NPT के बारे में डिस्कशन हो गया। और IAEA के बारे में आप कमेंट करिएगा, इसके बारे में पढ़िए। कम से कम 2-3 लाइन में आपको कमेंट करना चाहिए। अपनी थॉट प्रोसेस जो है उसको बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाएंगे तब जाकर आपका PT भी क्वालिफाई होगा, मेंस भी क्वालिफाई होगा, और फिर जल्दी ही आपको या तो 3 स्टार वाले DSP बन जाएंगे या फिर SDM बन जाएंगे, ठीक है या नायब तहसीलदार, कुछ भी बन सकते हैं आगे। 123 एग्रीमेंट हम बता चुके हैं कि 123 समझौता कहा जाता है इंडिया और USA के बीच। सिविल न्यूक्लियर ड्रिल हुई है भारत की 2008 वगैरह में हुई। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर हो गई। अब आपको इस टॉपिक पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने देखा कि UPSC ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा है यहाँ पर कि विथ ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, है ना। डिस्कस द फैक्ट्स एंड फियर्स एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा UPSC ने। उसके अलावा एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा 2017 में UPSC ने पूछा, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो गई। भारत का 3 स्टेज का प्रोग्राम है, जिसमें हमने सबसे पहले बताया कि हम सबसे पहले वाली स्टेज में हम क्या करते हैं, नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर। यहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सेकेंड स्टेज में, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर थर्ड स्टेज में। नेचुरल यूरेनियम फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, हमें प्लूटोनियम प्राप्त होता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। उसके बाद हम प्लूटोनियम और थोरियम को इंट्रोड्यूस करते हैं फ्यूल के तौर पर यहाँ पर, और हमें प्राप्त होता है यूरेनियम 233 और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। तीसरी स्टेज में यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो यूरेनियम 233 प्राप्त हुआ इसका और थोरियम का प्रयोग करते हैं, हमें यूरेनियम 233 भी प्राप्त होता है। तो ये तीसरी स्टेज है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। 3 स्टेज का भारत का प्रोग्राम है। ओके, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा आपको। सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं कि न्यूक्लियर फिजन कहाँ होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फिजन याद रखिए, हिंदी में याद रख लीजिए, न्यूक्लियर फिजन जहाँ होगा वो विखंडन है। फिजन का मतलब विखंडन की बात हो रही, और न्यूक्लियर फ्यूजन की जहाँ बात हो रही वहाँ पर संलयन की बात हो रही है, ठीक है। 2 एटम को जोड़ने की बात हो रही, जो सूर्य की एनर्जी का एक स्रोत है। हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं जो सूर्य की एनर्जी का स्रोत है, और वही सूर्य की एनर्जी जो है वो धरती पर, पृथ्वी पर 500 सेकंड में पहुंचती है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और नहीं क्लियर होंगी तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए। हो सके तो इंग्लिश मीडियम अगर आए तो आप हैं तो घटना चक्र बाई करिए, उसको एक बार खुद से भी पढ़िए। वैसे यहाँ पर प्रयास किया गया है कि जितने भी डाउट्स हों सब क्लियर किए जाएं आपको। बाकी जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लेते आएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।